गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का फर्स्ट चैप्टर कब कैसे और कहाँ पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी तारीखें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और तारीखों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम अवधियाँ कैसे अवध मतलब समय कैसे तय करते हैं, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 1817 में इंग्लैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक लेखक थे जेम्स मिल, जिन्होंने भारत के इतिहास को लिखा और भारत के इतिहास को आसानी से समझने के लिए 3 खंडों में बांटा। उस पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारत का जो इतिहास है वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के 3 कालखंडों में है और इन कालखंडों को ज़्यादातर भारतीयों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीकों में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी भी एक वजह है। देखिए, होता क्या है, हम किसी एक दौर की विशेष बातें, उसकी अच्छी बातें, उसके केंद्रीय तत्व और अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ उसको पकड़ने जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड या ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सहारे हम उस समय को बांटते हैं। ये शब्द हमारे अतीत, हमारे विचारों को दर्शाते हैं और हमें यह बताते हैं कि हम एक अवधि से दूसरे अवधि के बीच, यानी एक कालखंड से दूसरे कालखंड या एक समय से दूसरे समय में आए क्या क्या बदलाव हैं और कौन से बदलाव में कितना सुधार हुआ, कितनी कमियां रह गई, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम जान पाते हैं। जेम्स मिल को लगता था कि सारे जो एशियाई भारतीय समाज हैं यूरोप से काफ़ी पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी यह थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ का जो शासन था वो हिंदू और मुस्लिम तानाशाही के रूप में चलता था। यहाँ चारों तरफ केवल धार्मिक बातें, धार्मिक बैर, जात पात, बंधन, अंधविश्वास का ही बोलबाला था। ऐसी विचारधारा थी जेम्स मिल की, इसकी जेम्स मिल की। ठीक है ना। मिल के राय के अनुसार ब्रिटिश शासन को भारत की सभ्यताओं की राह पे ले जाया जा सकता है। यह काम के लिए जरूरी था भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्था और कानून को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक भी सुझाव दिया कि अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान, सुखी जीवन आदि प्राप्त किया जा सके। उनकी विचारधारा थी कि भारत की जो विकास है वो अंग्रेजों की मदद के बिना नहीं हो सकती। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन की प्रगति और सभ्यता का प्रतीक थी। यानी मिल के अनुसार जो इतिहास लिखा उसमें क्या था, अंग्रेजी शासन किसकी थी, किसका प्रतीक थी? सब प्रगति का और सभ्यता का प्रतीक थी। अंग्रेजी शासन के पहले जो था वो सारा दौर अंधेरे का था। इस तरीके की धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस इतिहास में जो क्या इस इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम का दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में इस तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल एक शासकों के धर्म के हिसाब से चला जा सकता है? अगर हम ऐसा मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये है कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि जितने भी प्राचीन काल के शासक थे या प्राचीन शासन व्यवस्था थी वो धर्म के अनुसार नहीं चलती थी। कैसी? धर्म के अनुसार नहीं चलती थी। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए जो वर्गीकरणों से अलग हटकर भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है।
इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान का काल, तर्क का काल, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता का काल माना जाता है। आधुनिकता की ताकत का विकास माना जाता है, जबकि मध्यकालीन समाज में जो आधुनिक समाज की वो विशेषताएं नहीं थीं। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे अपना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजी शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी, ना ही वह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को उपनिवेशिक युग कहते हैं। उपनिवेश क्या होता है? इस किताब में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे देशों को जीता, राजाओं और नवाबों को हरा कर दबा कर शासन स्थापित किया। हम देखेंगे किस तरीके से अर्थव्यवस्था समाज पर नियंत्रण किया, अपने सारे खर्चे निपटाने के लिए राजस्व वसूला, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ता किया, सस्ते में खरीदा, निर्यात के लिए फसलों की खेती कराई। सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए ये भी आप जानेंगे। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के मूल्य, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के इस तरीके के दबाव, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रहते हैं तो उसी को या उसी प्रक्रिया को हम उपनिवेश कहते हैं। इस या दूसरे भाषा में हम लोग समझें उपनिवेश की परिभाषा ये है कि किसी देश पर अगर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव है जिससे वो बदल सकता है या शासन है तो वही उपनिवेशीकरण कहलाता है। लेकिन जल्दी ही आप समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह को एक ढंग के अनुभव से नहीं हाँका जा सकता। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी अतीतों पर केंद्रित किताब का नाम दिया गया। हम किस तरीके से जानते हैं? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्डों को इतिहासकार एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। देखिए, जब भी कहीं कोई शासक शासन करता है, कोई राजा, कोई शासक शासन करता है तो अपने शासन को चलाने के लिए लिखित, मौखिक ये सारे नियम कानून बनाए जाते हैं और इन्हीं नियम कानूनों को चाहे किसी को सज़ा मिले, किसी को पुरस्कार मिले, किसी का जन्म हो, किसी की मृत्यु हो, किसी का देश के किसी के साथ व्यापार हो, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं और इसी का रिकॉर्ड रहता है। इसी कौन करता है? इसी को रिकॉर्ड के लिए अभिलेखकार तैयार किया जाता है और इसके लिए अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त कहते हैं। जो भी इतिहासकार इतिहास लिखता है ये महत्वपूर्ण अभिलेख उसके लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, हर नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरीके से अध्ययन किया जा सकता है और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया, इन समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति क्या हुई? पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता है कि यह जो तमाम दस्तावेज और पत्रकार है इनको संभाल कर रखना भी बहुत जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में क्या किए? इनके लिए रखने के लिए अभिलेख कक्ष बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने एक रिकॉर्ड रूम होते थे और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइवी और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और विज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में सुरक्षित देखा जा सकता है। वहाँ आप जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश, सुझाव भी देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत के सालों में दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकल बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवासी के माहिर लिखते थे। खुशनवासी
या सुलेख नाविस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे, और 19वीं शताब्दी के मध्य छपाई होने लगी। क्या होने लगी? छपाई तकनीक फैलने के लगी। इस तकनीक के सहारे अब सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्व। सर्वेक्षण मतलब जांच पड़ताल। अंग्रेजी शासन, अंग्रेजों को यह विश्वास था कि किसी भी देश की अच्छी तरीके से शासन चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना बहुत जरूरी है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण तैयार किए जाने लगे। गांवों के राजस्व निरीक्षण किए गए। इनके सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, स्थानीय इतिहास और फसलों का पता लगाया गया। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके पर शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का होना या जानना बहुत जरूरी था। 19वीं शताब्दी के आखिर में इस साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के लिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में भी जानकारियां इकट्ठा की जाने लगी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानवीय शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाने लगे। अधिकृत रिकॉर्ड्स के बारे में क्या पता नहीं चलता है, ये हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।